Hey Malti, I think it's working. It's being live streamed. We can start. Am I audible? Yes, you are. Yes. Hello. Hello, everyone. Hello, ma'am. Hi. So, Johar, everyone, and good evening to all. So, Adivasi Lives Matter and Asia Indigenous People Pact recently started an initiative where we introduced a fellowship named Adivasi Awaaz Media Fellowship, which aims to bring forth the unique grassroots level stories from the community and surrounding Adivasi culture, experience, and traditional knowledge, and through which we selected 4 fellows under which the category of digital storytelling and mobile journalism. So under uh, filmmaking. So under digital storytelling, we have Taw Yalla from Arunachal Pradesh and Mohammed Arshid from Jammu and Kashmir. And under filmmaking, we have Kamal Jamatia from Tripura and Thamir Kashyap from Chhattisgarh. So let's start with what Adivasi Lives Matter is. So Adivasi Lives Matter is a platform to amplify Adivasi and indigenous voices of India, and we started in 2016 as an initiative to train tribal and Adivasi youths across the country in the art of digital storytelling and mobile journalism. And through this initiative, the youths are creating articles and videos highlighting their culture and knowledge, traditional knowledge. So हम ग्राम स्तरीय लेवल पे अभी आदिवासी युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं जिस तरह से वो अपनी कहानियां खुद लिख सके और बता सके दुनिया को. So and another organization is Asia Indigenous Peoples Pact, which was founded in 1992, and it's committed to the cause of promoting and defending indigenous people's rights as well as human rights and articulating issues relevant to indigenous people. So moving forward, I'd like to introduce Mohammed Arshid Chauhan, who is from Gujjar-Bakerwal community from Jammu and Kashmir, and he's a research scholar at JNU right now and also a freelance journalist. So मोहम्मद अर्शिद चौहान अभी JNU में रिसर्च स्कॉलर हैं और वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से हैं और जर्नलिस्ट भी हैं अभी. तो अर्शिद जी, आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपका कहानी, आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसे रहा कि आप एक जम्मू एंड कश्मीर के इतने ये कम्युनिटी से आके फिर यहाँ इतनी दूर तक फिर आप कैसे अपने लोगों की कहानियां को सामने लाए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फेलोशिप के दौरान. हेलो एवरीवन. सबसे पहले तो मैं ALM की जो टीम है और जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है ALM बनाने का, मतलब आदिवासी लाइव्स मैटर्स, जो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये जिन लोगों ने बनाया है और जो ये इनिशिएटिव लिया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये बहुत ही बड़ा कदम है. क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में हजारों ट्राइब्स रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक जगह का जो ट्राइबल है वो दूसरी जगह के ट्राइबल के बारे में या उसके कल्चरल जो वैल्यूज हैं, उसके जो अदर इश्यूज हैं, उनके बारे में बहुत कम जानते हैं. तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये जो ये प्लेटफॉर्म है आदिवासी लाइव्स मैटर्स, ये हम जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में रहते हैं, वो उनको जोड़ने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा. तो इसके लिए मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं. ऑफ कोर्स आई वांट टू thanks ALM's Lives Matter platform for giving me this opportunity and posing trust in me
for this very first batch of fellowship. और क्योंकि ये आदिवासी लाइव्स मैटर का जो है ये पहला मीडिया फेलोज जो है फेलोशिप बैच है, तो इसमें मैं भी उनमें से एक हूँ जो 4 लोग चुने गए थे इसके लिए। तो सबसे पहले जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो बहुत ज्यादा और बेहद खुशी हुई मुझे। और इस जो है मेरा जो टॉपिक है, जैसे आपने पूछा कि मुझे कैसा लग रहा है ये फेलोशिप के जो अंडर मैंने काम किया, तो इसके लिए मेरा जो टॉपिक है वो है जो जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल ट्राइब है उसकी एजुकेशन को लेके। तो जैसा हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो ये तबका है, ये जो ट्राइबल ये लोग हैं, इनकी एजुकेशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इसमें अगर आप 2011 के सेंसस देख लेंगे तो उसमें ये बात निकल के आती है कि जम्मू कश्मीर का जो ट्राइबल्स की एजुकेशन है जम्मू कश्मीर में, वो इवन के नेशनल लेवल से भी बहुत नीचे है। मतलब जो हमारा नेशनल एवरेज है वो मैंने पूरा लिखा हुआ है अपने आर्टिकल में, उससे भी जम्मू कश्मीर की कम है। सिर्फ 1-2 ऐसी स्टेट्स हैं कि जिनसे जम्मू कश्मीर स्लाइटली थोड़ा सा आगे है, बाकी सबसे मतलब ट्राइबल्स जो है वो नीचे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो है मैं 5 अगस्त 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ। जो सेंसस है वो क्योंकि 2011 का है, और 5 अगस्त 2019 को एक ड्रामेटिक चेंज आया जो बाइफरकेट किया गया जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग 2 यूटीज में। तो उससे पहले अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 12 ट्राइब्स मतलब जो लोग हैं, ऐसी कबाइल हैं जो शेड्यूल्ड लिस्ट में हैं। तो उनमें सबसे बड़ा जो कबीला है, मतलब मोर देन 70%, वो गुजर बकरवाल है। कबीला मतलब ट्राइब, तो गुजर बकरवाल है। तो जो ट्राइबल की एजुकेशन है वो सेंसस में तो पूरे ट्राइब्स की दिखाई गई है कि इतनी कम है, लेकिन उनमें भी अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कम जो है वो जो दूसरे जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स हैं वो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली बेटर पोजीशन में है एजुकेशन के हिसाब से, या सेटल्ड हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं या जो एजुकेशन के पढ़ने के लिए सबसे जो बुनियादी चीज है वो है सेटल्ड लाइफ। तो दूसरे जो मतलब ट्राइब्स हैं उनकी सेटल्ड, वो एक सेटल्ड जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन गुजर बकरवाल का जो लाइफ स्टाइल है माइग्रेशन का, जैसे हम देखते हैं कि गुजर बकरवाल, सबसे पहले बताऊं, ये जो ट्राइब है ये वन ऑफ द इंटरनेशनल ट्राइब्स है। मतलब भारत के अलावा लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मतलब गुजर रहते हैं। लेकिन अनलाइक द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो हिमालयन स्टेट्स के गुजर बकरवाल्स हैं, वो माइग्रेशन जो सीजनल माइग्रेशन है अपनी उनके कैटल्स के लिए, एक पेस्टोरल मतलब लाइफ है, उसके लिए जो है वो सीजनल माइग्रेट करते हैं। 6 महीने अपर रीचेस में चले जाते हैं और बाकी 6 महीने जो है वो प्लेन्स में आ जाते हैं। तो इस जो ये मैसिव लेवल की जो माइग्रेशन होती है, इससे गुजर बकरवाल ट्राइब जो है जो इनके बच्चों की एजुकेशन है बुरी तरीके से मुतासर हुई है। ये तो होगी सेंसस की बात। इसके बाद जब मैंने इस फेलोशिप के जरिए से मुझे ये पता चला, मतलब जब मैं घर में ही था, वो 15 दिन के आसपास में रहा हूँ घर में। इस वक्त तो मैं दिल्ली आ गया हूँ। तो मैं जो है मुझे लोगों के पास मिलने का मौका मिला, और मैं फिर अगेन आई थैंक ALM's टीम की जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों के पास जा पाया दूर दराज इलाकों में। मतलब जो पेस्टोरल लैंड्स जो होती हैं जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल्स के, उन्हें ढोक कहा जाता है। तो मुझे 3-4 ढोकों में भी जाने का मौका मिला और लोगों से बात करने का मौका मिला, उनसे जानने का कि क्या रीजंस हैं कि वो एजुकेशन में इतने पीछे हैं। तो उसमें बहुत सारे रीजंस सामने आए हैं निकल के। आशा है कि आपके आर्टिकल में हम पढ़ सकेंगे इसके बारे में और डिटेल में। और हाँ, हालांकि ट्राइबल कम्युनिटीज में एजुकेशन का तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन ग्रेव है, कह सकते हैं कि ऐसे ड्रॉप आउट रेट्स भी एकदम हाई रहते हैं। अभी लाइक लिटरली सेंसस के अकॉर्डिंग तो 70% है कि ट्राइबल कम्युनिटी के यूथ ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो ये भी बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए। तो लेकिन मतलब जो ड्रॉप आउट देखा जाए और एजुकेशन का मतलब सेंसस देखा जाए ना, वो जो नेशनल लेवल है ना हमारा, उससे भी जम्मू कश्मीर के ट्राइबल का उससे कम है। और उन जम्मू कश्मीर में भी जो ट्राइबल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा, हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, डेमोग्राफी के हिसाब से, तो गुजर बकरवाल जो ट्राइब है ये जम्मू कश्मीर की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। सिग्निफिकेंट मतलब इनका वो है, जैसे पहले नंबर, तीसरी बड़ी एथनिक कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की। जैसे पहले नंबर पर काशुर, आगे काशुर बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी स्पीकिंग पीपल हैं उनको काशुर कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर है जो एथनिक कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की, वो डोगरा लोग हैं जो डोगरी स्पीकिंग है।
गुजर बकरवाल तीसरी एथनिक कम्युनिटी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा पीछे है, मतलब एजुकेशन में। हाँ जी जी जी, ये तो हाँ, ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज किया है। एजुकेशन नहीं होगा तो फिर आगे हम और क्या कैसे आगे बढ़ेंगे, बिना एजुकेशन के और आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बेशक आपके आर्टिकल का हमें बहुत इंतजार रहेगा हाँ, पढ़ने तो की, जब ये आर्टिकल आशा अपलोड करते होगा हैं। तो इसमें जो है वो सभी लोग पढ़ेंगे कि क्या है। इसमें मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है। जैसे आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए थे। जैसे 1970 में वहां की लोकल शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने, उस वक्त की द देन शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट, उसने उस वक्त क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हर साल माइग्रेट करती है, ठीक है, सीजनल माइग्रेशन है इसकी। तो 7 से 8 लाख के लोग जो है वो सीजनली माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो उनके साथ उनके बच्चे भी जो है वो माइग्रेट करते हैं। 4 महीने तो इस माइग्रेशन ही में गुजर जाते हैं। तो उन 1970 में गवर्नमेंट ने, उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था मोबाइल स्कूल्स, जो है मोबाइल सेंटर्स। वो एक सीजनल, जी उनको सीजनल स्कूल्स भी कहा जाता है, या सीजनल सेंटर्स जो है वो 6 महीनों के लिए, जब वो अपर रीचेज में चले जाते हैं तो टेम्परेरी तौर पर ये उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। लेकिन बाद में चूंकि मिलिटेंसी बहुत ज्यादा हो गई जम्मू कश्मीर में, एक्सट्रीमिज्म, और उस वजह से, और ये जो अपर रीचेज होती हैं ये ज्यादा फॉरेस्ट में होती हैं, ठीक है। तो वहां पे उन स्कूलों को बंद कर दिया गया था काफी, मतलब 1-2 डिकेड्स तक। फिर 2000 के बाद फिर कुछ सर्विसेज जो है वो रिज्यूम की गई हैं। लेकिन इस बारे में मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, जैसे ऑफिशियल से भी बात हुई, तो इस बात पर सभी मतलब एग्री हैं वो कि जो सीजनल सेंटर्स हैं इस उस तरीके से, हालांकि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं कि वो तो चलो काम कर रहे हैं, लेकिन इतने कम हैं, या उनके लिए जो फंडिंग होती है वो इतनी कम है कि वो सही तरीके से, उतना प्रॉपर तरीके से वो ड्रॉप आउट रेशो जो है उससे बचा नहीं पाए इस कम्युनिटी के बच्चों को। हाँ, जैसे अगर देखेंगे आप तो पूरी कोशिश। हाँ, वो पूरा मैंने लिखा है। जैसे जो सीजनल टीचर्स के जो टीचर्स हैं उनकी जो है पेमेंट कितनी दी जाती है, फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उन स्कूल्स में, ऐसे इवन के टेंट भी नहीं होते हैं। तो हाँ, जी अच्छा, चलिए हम पढ़ेंगे आपके हाँ, आर्टिकल तो में यहाँ पर पूरे हाँ, डिटेल एक मैं में। छोटी सी एक और बात ऐड करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बिल्कुल। अलावा, क्योंकि जो हिमालयन स्टेट्स हैं दूसरी, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ के जो गुजर बकरवाल हैं उनकी भी मतलब वही सेम प्रैक्टिस जो है वो करते हैं, माइग्रेशन की ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो उस बारे में मैंने वहां से भी कुछ जो एक्टिविस्ट या मतलब मेरी कांटेक्ट में जो लोग थे, 1-2 लोग, जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश से यहाँ जामे मिलिया इस्लामिया में एक प्रोफेसर हैं, और वो जो है गुजर बकरवाल ट्राइब से, हिमाचल से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, केमिस्ट्री में है वो। उनसे मेरी बात हुई तो उनके मैंने लिए हैं जो है इनपुट्स लिए। इस तरीके से उत्तराखंड से जो है वन गुजर एक है वहां पे, उनके एक्टिविस्ट हैं अमीर हमजा। तो उन्होंने जो है ट्राइबल युवा संगठन की वो है, उसके फाउंडर हैं, एक युवा ऑर्गेनाइजेशन है। और अमीर हमजा जो है वो 100 से ज्यादा, 2017 के बाद से 100 से ज्यादा उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक्शन कमेटीज बना चुके हैं, ठीक है। तो उनसे भी मैंने इनपुट्स लिए हैं। हाँ, वो सब जो है मेरे आर्टिकल में शामिल है ये चीजें। मतलब ये अच्छा, आपने काफी, जम्मू कश्मीर से हट के मैं उत्तराखंड और हिमाचल से भी मैं ये कह रहा हूँ। चलिए आपने बहुत मेहनत भी किया इसे, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और आशा करते हैं कि आपके आर्टिकल बहुत अच्छी तरह से उभर के आएगी। तो या तो थैंक यू सो मच अर्शिद, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक इनपुट। यू, थैंक यू। तो और थैंक यू अभी। मैं ये अपना जो है वो इसी वजह से कर पाया। मैं फिर अगेन एक बार जो है एएलएम की टीम को मैं आशा करता हूं कि ये हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनको इंटीग्रेट करने में फ्यूचर में बहुत माइलस्टोन साबित होगा। आई होप बेस्ट फॉर द एएलएम टीम। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमारा गोल है कि आपके जितने भी ट्राइब्स हैं सबकी कहानियां उभर के आए और सबको दुनिया हमारे बारे में जाने। तो मतलब या आम लोगों की बात को छोड़ो, हम पढ़े लिखे लोग भी, जैसे मैंने एएलएम की वेबसाइट पर देखा मैंने, तो उससे पहले मैं भी बहुत काफी चीजें जो है दिगर ट्राइब्स के बारे, अदर ट्राइब्स के बारे में नहीं जानता था। तो इस चैनल के जरिए से पिछले 2-3 महीनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ, 2-3 मंथ से,
तो मुझे काफी चीजें मतलब मुझे सीखने को मिली हैं डिफरेंट ट्राइब्स की अक्रॉस द कंट्री। तो ये बहुत ही इट्स वंडरफुल। थैंक यू। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपको थैंक यू। सीखने को भी मिला। So thank you so much, Arshid. And yeah, moving on to Kamal. So Kamal Jamatia is from Tripura और वो अभी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट फिल्म मेकर भी हैं और हमारा आदिवासी आवाज कंटेंट क्रिएटर रह चुके हैं और एडिटिंग भी करते हैं। तो या कमल जमातिया ट्राइब से हैं, तो प्लीज आप अपने बारे एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करिए कि आपको क्या क्या सीखने मिला और कैसा आपका जर्नी रहा अब तक का। हाय खुनुमखा, मेरा नाम है कमल जमातिया। मैं त्रिपुरा की देवबारे गांव का एक जमातिया ट्राइब्स, मेरा जमातिया ट्राइब्स है। मैं गांव का बंदा हूँ, जो मैं अभी प्रेजेंटली में अगरतला में रह रहा हूँ और मैं एलएम के लिए मीन्स काम भी कर रहा हूँ और अभी आर्टिकल भी मैं लिख रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। अभी मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि अभी जो फेलोशिप का जो नया मीन्स जो शुरुआत है, यहाँ पे मैं भी शामिल हूँ कि ये जैसे कि हिस्ट्री, ये मेरे लिए हिस्ट्री बन जाएगा कि मैं इतिहास पे मेरा नाम लिख रहा हूँ, ऐसा फील करता हूँ मैं। तो मेरा टॉपिक है कि हमारा त्रिपुरा राज्य में जो ट्राइबल कम्युनिटीज है अभी 20 है, पहले 19 था। तो यहाँ पे एक ऐसा ट्राइब भी है जो जनसंख्या में बहुत कम है और कम होते 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 अभी बहुत बहुत कम में गिर गए हैं वो लोग। अभी उसका कल्चर, उसका जो ट्रेडिशन सब वो मीन्स क्या बोलो इसको जैसे कि इसको क्या बोलो मीन्स वो चला गया ऐसा ऐसा सिचुएशन में है। हाँ, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हाँ हाँ, खत्म होते जा रहे। और वो लोग मैं वीडियो करने के टाइम और भी रिसर्च करने के टाइम, रिपोर्टिंग करने के टाइम और भी पता चला कि वो लोग अपना कल्चर को और रखने के लिए और अपना कम्युनिटीज को पहचान देने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। एजुकेशन में भी वो लोग पीछे है, लैंग्वेज में भी पीछे है और जनसंख्या में भी पीछे है। वो लोग मीन्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन की साइड में भी और अच्छे हो और अपना लैंग्वेज, अपना गाना, अपना खान पान को भी और भी वो लोग वो और भी आगे लेकर जाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है कि हम किसी न किसी तरीके से और भी वो कर पाए, किसी वर्ल्ड में व अपना राज्य में नाम पहचान बना पाए। और भी मैंने वो वीडियो करने के टाइम व रिपोर्टिंग के टाइम वो मिला कि वो लोगों का स्कूल ही बहुत वो है, बहुत दूर है। जब कॉलेज का टाइम 10 या 11 होता है तो वो लोग 7:30 या 7 में ही गांव से निकलना पड़ता है 5 किलोमीटर एक गाड़ी पकड़ने के लिए, एक कॉलेज जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए पैदल ही 5 या 6 किलोमीटर ऐसा पैदल जाना पड़ता है पैदल। और उसके बाद कॉलेज पकड़ने के लिए रोज बहुत ट्रेवलिंग का चार्ज बहुत पड़ जाता है, 50 रुपये या ऐसा डेली। और ऐसे करते करते वो लोग एक ही वो है कि इनका गांव में एजुकेशन में भी क्राइसिस है, तो इनका गांव में एक भी 4 क्लास जॉब भी नहीं है उन लोगों को कुछ करने के लिए या कुछ बताने के लिए। कोई ऐसा वो इकोनॉमिक्स का कोई अच्छा सिचुएशन नहीं है, तो वो लोग और भी डिक्रीज होते गए और उस अपना कल्चर के बारे में लिखने के लिए, एक बुक्स लिखने के लिए, अपना स्टोरी बताने के लिए और वो अपना मीन्स ग्रुप को शेयर करने के लिए एक भी वो अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रहा है अभी भी। तो उसके ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो लोग अपना कल्चर को जीवित रखने के लिए वो क्या करो उसको आगे लेकर जाने के लिए वो लोग जो अपना कल्चर है पहले से जो कर, करके आया, जो अपना कल्चर था। जैसे कि त्रिपुरा में हर कम्युनिटी का कल्चर थोड़ा सिमिलर होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि हिंदूज कर्बम कम्युनिटी अभी हिंदूज को वो मानते हैं। अभी त्रिपुरा राज्य में ओनली 30 के आसपास फैमिली रहते हैं अभी। और टोटल
टोटल पॉपुलेशन है कि 150 से भी कम है। इतना कम गिर गए है कि कोई उसको जानते भी नहीं, दूसरी कम्युनिटीज भी जानते नहीं। कौरवम क्या है ऐसे बोलने से, कौरवम क्या है ऐसे पूछता है। और वो अपना ट्राइबल्स और ट्राइबल्स भी मीन्स उसको भूल चुका है। और वो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कुछ वो बने, फिल्म बने, जैसे कि बुक्स देखा जाए, और भी हम एजुकेशन की तरफ और भी मीन्स आगे आगे आए। और ऐसे ही मैं बहुत जाने के टाइम बहुत एक्सपीरियंस मिला और भी जानने को मिला। और वो लोग जैसे कि हमारा जमातिया कम्युनिटीज में एक फेस्टिवल होता है, जो रियांग कम्युनिटी में एक साल में एक फेस्टिवल होता है, वो लोग भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं साल में एक बार। जो हम लोग जूम कल्टीवेशन करते हैं, तो जूम कल्टीवेशन में जो दान दान पहली बार साल में जो वो होता है, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और भी आगे जाके और भी मीन्स आगे सिमिलर है आप लोग कल्टीवेशन। हाँ, फेस्टिवल्स भी काफी सिमिलर है, बस वही कि उनको थोड़ा पॉपुलेशन कम हो गया तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो गया, मतलब क्या बोलते हैं कि उनके हाँ, डांस हाँ, के डांस अभी पॉपुलेशन वो के कारण। स्ट्रगलिंग टू रिवाइव। हाँ हाँ जी। और कौरवों का और भी प्रॉब्लम है कि वो लोग जनसंख्या किस लिए कम हुआ, इसके बारे में अभी मैं थोड़ा बताऊंगा। तो उन लोगों का गांव बहुत अंदर में है, जैसे कि हम सभी पहाड़ी इलाका में ही रहता है, लेकिन अभी तो थोड़ा सड़क वड़क रास्ते वास्ते होने के कारण हमारा गांव थोड़ा मीन्स आने जाने का थोड़ा वो रहता है। लेकिन उन लोगों का अभी भी बहुत अंदर है, बहुत रास्ते है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी वाड़ी जाने का थोड़ा तकलीफ होता है। तो उन लोगों को ऐसे ही वो एजुकेशन के जो ड्रॉप आउट कर देते हैं, बीच में ही वो पढ़ाई ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो उन लोग को ऐसे तो एजुकेशन में डिक्रीज होते गए। और पॉपुलेशन उन लोगों का गाँव में जैसे कि हेल्थ सिस्टम भी थोड़ा कम है, बहुत दूर जाना पड़ता है, स्कूल ही इतना दूर है तो हेल्थ सिस्टम और भी दूर है। वो लोग ऐसे ही कम उम्र में ही, और जो बुजुर्ग लोग होता है जो वो लोग मीन्स गुजर जाते हैं, मर जाता है। ऐसे करते करते वो लोग अभी और भी कम होते गए, ऐसे उन लोगों का बोलना है मीन्स कहना है। तो और भी मैंने जाने के टाइम और भी मिला, तो डेटा कलेक्शन के टाइम वो लोगों का मीन्स गाँव में ज्यादा लड़की ही ज्यादा है। तो वो लोग दूसरे मीन्स कम्युनिटी कम्युनिटी मीन्स शादी करते हैं तो चला जाता है, इसलिए और भी गाँव का कर्बन कम्युनिटी का लोग और भी कम आबादी होते कम गए। होते जा रही है। वही उन लोगों का प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, तो तो ये मैं इसको वीडियो में ही देखा पाऊंगा। हाँ जो मैं वीडियोस बोल रहा हूँ जरूर उसको वीडियो देखेंगे और देखने आपका के बाद वो आप लोग को और भी समझ में आएगा कि वो लोग कितना तकलीफ में रह रहा है। और मैं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आपने थिंक जो कहा कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत दिक्कतें आती है हमारे आदिवासी कम्युनिटी का, वही हो जाता है कि बाकी विलेजेस में ठीक से ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहता है तो बाकी सारे फैसिलिटीज हमारे लिए बंद ही हो जाते हैं, तो इसके हाँ, चक्कर में बहुत मतलब हमें और सारी फैसिलिटीज पहुंच ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिटी के बारे में लोग जानते नहीं है। कोई कोई कम्युनिटी अभी भी, आप जैसे आप जिस कम्युनिटी के बारे में बताए, तो उन जैसे और भी कम्युनिटी होंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी कहानियां को सामने ला रही है थ्रू वीडियो। तो आशा है कि आपका बहुत अच्छा आएगा, हम जरूर पहले तो देखने मैं जाएंगे। एलएम को ही वो थैंक्स करना चाहूंगा कि मैं एलएम के लिए आपने मीन्स ये अपना ही है, अपना प्लेटफॉर्म है, ऐसे करके मैं काम कर रहा हूँ। ये मन बिल्कुल से बिल्कुल और अपना भी ही करते प्लेटफॉर्म जाऊंगा। है। और थैंक यू फेलोशिप लाने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सबको धन्यवाद हम भाई। थैंक यू कमल, थैंक यू कमल। तो मूविंग ऑन टू ताओ याला। तो ताओ याला अरुणाचल प्रदेश के निशी ट्राइब से हैं, और ये अभी करेंटली yes, she is working at an art gallery and she has been a student of history। और अभी हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्रू आउट द आदिवासी आवाज फेलोशिप, एंड बिफोर दैट व्हाट were your goals and how are these aligning with the fellowship you're doing right now? Good evening, all. My name is Taw Yalla. I am from the Nyishi tribe in Arunachal Pradesh. So, like Malti said,
I currently work for an art gallery, but I think I consider myself as a lifelong student of history. So I think I would like to thank Adivasi Lives Matter and Asia Indigenous Peoples Pact for giving us this opportunity, because I am not a journalist, but they still saw that I had potential, that my story needed to be told. The story that I wanted to write had to be told to the world. So that's why they picked me one among the 4 Adivasi Awaaz Media Fellows. For that, I am very grateful. Before this fellowship began, like throughout the year, मैं कुछ ना कुछ projects में involved रही हूँ जो indigenous heritage से related है, because I am a heritage professional. मैं art gallery में काम करती हूँ and history background है मेरा. तो I have always been interested in bringing our heritage, indigenous heritage, to the forefront. Indigenous heritage in its uncorrupted form, जो original है, क्योंकि ऐसे भी होता है कि बहुत बार बिकॉज मेरे जैसे लोग हम बाहर आते अपना लैंग्वेज भूल जाते हैं और अपनी ड्रेसेस द एलियन स्टाइल में पहनने शुरू कर, जैसे कि वी विल वेयर द सेम ट्राइबल प्रिंट्स बट वी विल मेक इट अ जैकेट. हमारे मतलब इन आवर ट्राइबल वी नेवर हैड अ जैकेट but we make it into a jacket. So I thought it is very important to document these stories, because our heritage stories, because as much as we need to preserve the original and the uncorrupted form, we need to also study how it's evolving and how it's going to the masses, and how the members of the community are making attempts or not making attempts, or are they even aware that they need to preserve this heritage. क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी निशी बहुत it's very rugged, so मुझे हमेशा सोच के बोलना होता है. I cannot speak like how I'm speaking English, because that is the sad reality. मुझे निशे समझ में आता है पर बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है. हर बार कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हो तो मेरी मम्मी से पूछना होता है कि अमा डिड आई से इट राइट, ये ऐसे ही बोलते हैं ना. इवन फॉर दिस सोशल मीडिया वीडियो विच वेंट अप, उसके लिए भी मुझे मम्मी से एक बार कॉन्फर्मेशन लेना पड़ा कि ये सही है ना, कुछ भी गलत तो नहीं बोल रही, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही है. क्योंकि most times our pronunciations are we start speaking with an accent. क्योंकि बचपन में मैं निशी बात करती थी, फिर उसके बाद स्कूल में तो जैसे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हमको इंडिजिनस लैंग्वेजेस में एजुकेशन नहीं दिया जाता है. तो फिर आप हिंदी सीखते हो, या फिर हमारे अरुणाचली के केसेस में हम असमी सीखते हैं, या फिर हिंदी सीखते हैं, या फिर इंग्लिश सीखते हैं. तो अगर आप एक 5 साल के बच्चे को 3-4 लैंग्वेजेस सिखाओगे तो उनके दिमाग में बस एक या दो ही अच्छे से रहेगा. So that is the case for me, and that is how I start. Whenever I speak in Nishi, I speak with an accent. So even though I am one of the privileged people who got to realize this, though late in life, I think I have started to realize that I need to start speaking my language, because bachpan mein I used to not be that very passionate about learning Nishi. मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं इंग्लिश अच्छा बोलूंगी तो मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर स्पीच कंपटीशन में इंग्लिश में बात किया तो फिर आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. तो we never had the thought कि we need to speak in our language, and it's important to speak in our language, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारे पेरेंट्स के गुजरने के बाद ये लैंग्वेज कैसे कंटिन्यू रहेगा. और अगर लैंग्वेज नहीं रहा तो फिर इतने सारे ट्रेडिशनल मेथड्स एंड ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड रिचुअल्स को कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, हाउ विल वी प्रिजर्व इट फॉर इटर्निटी. So that is, I always thought, I think the last few years I started realizing that this is a very crucial issue and I need to do something about it. So that is why I came across I think at the right moment, I came across Adivasi Lives Matter page, and I saw the fellowship, and I thought, I should give it a try. Now, so that was my story on how and why I am passionate in doing this. So now coming to my story, मेरी कहानी पुरोई कम्युनिटी के बारे में है. पुरोई कम्युनिटी अरुणाचल में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, इंडिजिनस कम्युनिटी, जिनकी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस करीब 9,000 है. बट
a lot of members of the community जिनको मैंने इंटरव्यू किया उन्होंने बोला कि ये सेंसस गलत है क्योंकि पूरी कम्युनिटी इज ए नोमैडिक कम्युनिटी तो वो हर साल माइग्रेट करते रहते हैं उनको एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर नहीं करते तो फिर उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस्ड उनसे उनका कल्चर ज्यादा रिलेटेड है तो फिर इस सपोज इस पैच ऑफ लैंड में आपका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खत्म हो गया तो फिर नेक्स्ट वाले में चले जाते हो वो लोग ऐसे नहीं करते कि लाइक मोस्ट ट्राइबल कम्युनिटी दे डोंट हैव दैट मेंटालिटी कि we should start agriculture and we should settle down. So that was the issue here that because they were nomadic settlements, because they had nomadic settlements, so that is why the survey could not be conducted properly because they live in such far away, deep inside the forest and Arunachal ki jungle, so I think everybody knows how very dense it is. So they live so deep in the jungle ki there are no proper roads. So a lot of the people told me that when the government officials go to the Proig settlements and Proig villages for census, they don't bother going all the way to the actual village. They just go कि town पे आके हाँ एक बच्चा आओ तुम आके मुझे बताओ कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं पूरे नाम लिख लिया तो फिर दूसरे वाले को बुलाएंगे तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं फिर उनका नाम और नंबर टोटल काउंट लिख लिया और ऐसे वो सेंसस करते हैं So because so that is why I also feel that is the reason that they always have like development. I mean, in a region like Arunachal, anyways, there's so less that we get. That is the sad reality because we are always, because of our location, we are the easternmost state, and because we are also our populations are not concentrated and it's spread all over the 83,000 square meters. So that is why we already get so less and the Proig community get the least of all. So that is how I felt that their story needed to be told because even in my life, being in Arunachal, I have met maybe only 2 Proig people in my life. So that because that is a sad reality that you don't really get to interact with them. And I know for a fact that many of my Arunachali friends, even they do not know much about the Proig community. And when I was doing this research for my article, तो मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया और मैंने पूछा कि क्या आपको कुछ पता होगा इस कम्युनिटी के बारे में सबने बोला कि मुझे अच्छे से पता नहीं है पर ये शायद सही है. So the answer always started with I don't know for sure. There was always this feeling of not knowing properly because that is the sad reality. When you even if you ask anybody in Arunachal, any Arunachali, suppose, do you know about the Nyishi tribe? They all know it because we are one of the largest tribe in Arunachal, and we are we have MLAs and we have had chief minister. So and we are also very centrally located around the capital complex. So that is why in that way we have been relatively luckier than the other tribes, but that was not the case for Proig community. And when I was doing my research, so I found out that I went to this village, which is a government allocated resettlement village. It is not their own village. Government ne bola ki आप लोगों को डेवलपमेंट के लिए एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि आप लोग बहुत स्प्रेड होके हो तो फिर डेवलपमेंट स्कीम लाने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है तो फिर एक जगह आ जाओ यहाँ रहो हम आपको लैंड देंगे आपके लिए एक स्कूल बिल्ड कर देंगे आप प्लीज यहाँ रहो साथ में. So that place is Rawa village in East Kameng district in Arunachal. That is where I went to. Now the journey to the village itself, I was not expecting it to be this rough because being a hill girl, I thought कि ना हो जाएगा मतलब मुझे पता है कि रोड सही नहीं होंगे पर मतलब maybe मतलब tribal हूँ तो कर लेंगे. Then but I was not ready for it. It was raining, there was landslide तो फिर हमने one way almost approximately 18 kilometers चल के जाना पड़ा. And I just wanted to point out that this is 18 kilometers of mountainous terrain. It is not 18 kilometers of plain lands like we have here in Delhi. It is not well leveled and concrete roads. It is 18 kilometers of ups and downs and having to climb mountains which are literally यहाँ पे आ जाता है.
मतलब इतना high, it's almost like 75 degree पर है। तो इस तरह क्लाइंब करके जाके हम रावा विलेज पहुंचे। तो रावा विलेज हम जब पहुंचे तो वो लोग, they were very welcoming. They were so welcoming because they said that no one has ever asked them about these issues. Nobody has ever bothered to come all the way to Rawa village just to ask them कि आपके problems क्या है हमें बताइए, क्योंकि nobody has lent them a listening ear. So that is why they were so grateful and they offered us like उन्होंने बोला कि हमारे घर पे आके बैठिए, हम आपको पूरा कहानी बताएंगे, मतलब आराम से बैठिएगा, आप इतने दूर से चल के आइए, प्लीज यहाँ पे रुक के जाना, यहाँ हमारे घर पे ही सो जाना, कल सुबह निकल जाना, but I had to like come back because obviously I work in Delhi, so I could not miss. And the roads in Arunachal, if by any unfortunate event there is a landslide, then the blockade will last for a full day. क्योंकि उनको अगर रोड ब्लॉक हो गया तो फिर उनको डायनामाइट्स लेके आना है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, then that is a whole ordeal which I did not want to risk, so I had to come back. So I reached there after approximately 4.5 hours of trek. I reached there and they told me that उनके यहाँ पे middle school है, but there was no middle school was established in 1987, पर वहाँ पे कुछ वो नहीं था, हेल्थ फैसिलिटेशन सेंटर एक भी नहीं था। तो हमने पूछा उनको कि तो फिर जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी के समय में या फिर कोई कभी बीमार पड़ जाता है तो आप लोग क्या करते हो? देन मतलब पूरी हंसी मजाक में वो बोल रहे हैं कि ना, हंस हंस के, अगर वो बीमार पड़ जाए तो हम उसको कंधे पे ले जाते हैं, मतलब they were saying it so nonchalantly like it's a very regular thing, you know, मैंने कंधे पे ले जाएंगे, मतलब इसमें क्या बड़ी बात है? तो फिर then I asked them कि तो फिर how do you get your rice, because they are not cultivators, so they have BPL cards and they get ration card and they have BPL cards, so they get sacks of rice allocated from the government, which is for which they have to go and collect it from the nearby town, which is the district headquarter in Seppa. तो I asked them कि ठीक है, आपको गवर्नमेंट से राशन कार्ड मिलता है और चावल ये सब राशन मिलते हैं, फिर आप लेने कैसे जाते हो? कोई आपको आके यहाँ पे पहुंचा देता है क्या? Then they started laughing like हम खुद लेके आते हैं, मतलब गाड़ी रिजर्व करते हैं 7,000 देख के. So the whole villagers, they reserve one transportational vehicle for 7,000 rupees just to make one trip to get commodities and condiments from the headquarters and to bring it back to the village, because the government उनको वहां तक पहुंचा नहीं देता, उनको खुद जाके लेना होता है. तो फिर It's so difficult. Like it is so difficult. But they are saying it so like it's so easy. Exactly, yeah. So we were all baffled, like me and a few of my the group members and like my mom and my brother and my cousin brothers. We all went together because I also want to point out that it was very thankful that me, my mom and my cousin brothers and another local was with us, because अगर वो नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं होता रास्ता. And so I am also very grateful and very privileged that I have people who support me and people who are like-minded and who also think that ये कहानी लिखनी, मतलब this kahani has to be published. And yeah, so that was one of the cases. And I asked them, how do you get your LPG cylinders? They said, yeah, we get it like 7,000 देते हैं गाड़ी को और फिर लेके आते हैं. पूरी villagers, मतलब they pool in money, they pay the vehicle 7,000 rupees and they get it from the nearby village. And so I asked them about, so do you have network connectivity here? Because my phone was, there was no reception on my phone. They said, नहीं, तो call कैसे करते हैं? अगर कुछ emergency हो जाए तो फिर call कैसे करते हैं? 7 किलोमीटर चल के जाते हैं. So they were just like very nonchalantly like, oh, we just go to that village to make a call. Yeah, because that is their life, and we are just very baffled hearing these stories. But they're so normalized with this. And they also told me so many other difficulties, which I written in more detail in my article. And they told me the most important thing they told me was nobody has ever come to them to ask them their problems. And me and my group were one of the first people to come all the way to Rawa village and ask them, because most of the times they have to go to the headquarters and then make a complaint or notify to the government officials that, you know, this is the problem there.
And there is, because since there is no network connectivity, you cannot do it over the call, and there is no electricity. They only have solar panels, which is only powerful. I mean, which only generates enough electricity to light up like 2 or 3 dim bulbs in the whole village. So puri, this is a family of 40 family village, और ये सारे 40 family village में बस 3 या 4 light bulb है रात को. And this is in the dense forest of Arunachal Pradesh, where we have tropical evergreen, where we have bears and we have tigers, and we have so many different dangerous wild animals there. So I was just very shocked, because I never knew. I think the realization I had was how privileged I am, that being a Nyishi, I am so privileged that my tribe was one of the luckier ones, and we had more access to education and development schemes and benefits than these people. And prior to going to the village, I'd also interviewed a few government officials and members of the community in the capital complex. So when I asked them, they were also, again, the members of the community. He was Mr. Kapik Pechang, who is General Secretary of the All Proik Welfare Society. His house is located in the Proik colony in the capital complex. The Proik colony was actually called Tadar Tanyang colony because he was the minister who donated the land for the Proik resettlement. So same like Rawa village, Proik colony is another resettlement area in the capital complex in Kapumpare district, in the capital district. So, but when we went there, I realized that there was no approach road. There is no motorable road. It's a very steep, steep road like this, which you cannot. Maybe you can risk taking a 2-wheeler, but a 4-wheeler you cannot risk it, because at the end of this steep road is a river, which is the Papu River. So on rainy days, if by any unfortunate event your car slides all the way down, then it's gonna get washed away by the river. And so there was no motorable road. And so when we went there, I asked them, no, I see that there is no motorable road. How did you manage to build your houses, RCC houses? Again, the same attitude. They just laughed and they're like, oh, we carried the cement and the iron and all the sand. Matlab, pure apne kandhe or sar mein, we only carried it all the way here, and then we built our houses. So it's just like they have become so normalized almost with living like this. They did not even see that they are being marginalized. And people in Rawa village were also not aware that the government has given so many schemes. The government, I have a list of all the schemes that the government is providing, schemes and benefits and the concessions the government is providing Proik community members. But people in Rawa village, when I asked them, so do you know that government has opened a hostel facility for 100 Proik girls and 100 Proik boys? So if they want to study in the capital complex, they can stay in this hostel for free. Then they were like, I have never heard about this. Nobody has told me. So the lack of awareness is another very important issue. I noticed that because of which Proik community are still in, I would say they're still not as on par with the other tribes of the state. So yeah, I hope you read my article, and you would see in my articles I also have pictorial evidence. So you would see that the village is located and looks very serene, and it's located against the lush green backdrop of the Arunachal hills. But I would like to point out that those hills don't belong to those people. Those hills belong to the neighboring tribe, because the resettlement area was built on the neighboring tribe's land. So it's not the Purohit land the resettlement area was built on, it's built on the neighboring tribe's land. So even though they have rivers filled with fishes, and they have forest produce, and they have all the fruits from the forest just in front of their houses, they still cannot eat it or use it for their benefits. They have to pay the neighboring tribes, the actual owners of the land, for every tree they cut, and if they fish in the neighboring tribes river. So in Arunachal, our tribes, we also have our own dedicated rivers. So up to here is my river. Nobody else can fish in it.
And after here to here, yeah, yes, this 20 hills are my hills, my clan's hills. Nobody else. If you need to cut a tree, or you would like if you cut a tree, or if you do anything, any activity in my hills, you have to pay something to me. So it doesn't come for free. So that is what the Purohit people do. And lastly, I would just like to mention that these people, I asked them, so they have so many expenses. So they have to buy solar panels. They have to get 7,000 rupees every month to get the commodities to their villages. They have to send their kids to another town for proper schooling, and that is another set of incurred expenses. So I asked them, how do they make their income? So they said, we make baskets with forest produce. There are so many different because these people are like, because they live in the forest and they are still living in the forest. So these people are they are forest experts basically. And I make the use of the forest produce to the fullest. Yes. So they get the forest produce and they make baskets filled with it, and they sell it in the neighboring town. So each basket costs like 700 rupees. They sell it 700 rupees. So I asked them, how long does it take to make the basket? So they said, for 5 healthy people, they can make two such baskets a day. So 5 people, 700 rupees, 1,400 rupees a day. And you have to spend 7,000 rupees every month to get your commodities to you. And that is just the commodities. And because you also have to pay for the LPG, which is another 1,000 or 1,500 rupees, depending on its availability. And for other, not just rice, because rice is anyways at subsidized rate, but you can't just live off rice. So for any other commodities they want, any other grocery they want, or any other hygiene related materials they want, they always have to pay that also. Yeah. So that is all. Sorry, I took up so much time. Please do read my article, and and I hope I did justice to the community, because I am not one of them. I realize that, which also tells a lot about the community, because it should rightfully be one of the Purohit people in my place writing their story. It shouldn't have been me. But there's always been but only in 2019 Purohit community got their first woman science graduate, and only in 2019. And the whole community only has 2 engineers till now, and no doctors, no lawyers, no PhD students. So that's it. Thank you. Thank you so much, Soya. You shared a lot of things, and it was so interesting. I was like, yeah, I want to listen to more and more, and it was so interesting. And it was really shocking. There are many tribes in India which we also don't know, and they are not yet, like, people don't reach out to them. So yeah, it's really great that you are working on the story about the community, and I really hope that the article which you have worked, like, toiled so hard for, that it comes out really great. And yeah, the thing you talk about language, because due to, like, we are studying in all English medium or Hindi medium or any other medium, so due to which we are not focusing more on our mother tongue also. So without language, definitely, we'll lose our culture and traditions. So yeah, you shared a lot of things, sir. Thank you so much. It was really insightful. Thank you. We're glad to have you. Thank you. So yeah, moving on to Thamir Kashyap ji, आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए. हाँ मैम. तमिर कश्यप जी राज मुरिया ट्राइब से हैं, छत्तीसगढ़ से, और अभी वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं बस्तर से, और ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत करते हैं. और करेंटली थामिर इज ट्रैवलिंग आल्सो फॉर हिज स्टोरी एज वेल, और वो अभी बीच से टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद थामिर जी. और आपका अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इस फेलोशिप के दौरान? आप क्या आप सीखे हैं, और आपका पहले कैसा था आपके कम्युनिटी से? कुछ आप शेयर कर दीजिए प्लीज. मैम, मेरे ग्रुप के फ्रेंड है, इस फेलोशिप के बारे में पता चला. उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया था. लास्ट में फिर मेरे किया है, उन्होंने भी फेलोशिप के बारे में मुझे, तो मैं
उसके बाद करीब लास्ट टाइम मैंने फेलोशिप में अप्लाई किया, फिर फाइनली वो मिल गया मुझे फेलोशिप। इस फेलोशिप में मैं बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बार मैं किसी अदर स्टेट में जाके रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। इससे पहले कभी अदर स्टेट रिपोर्टिंग करने नहीं गया था। वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम आती है, गांव का नाम अलग होता है, वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, तो इन सब से कैसे निपटा जाए, जो भविष्य में मेरे लिए एक अनुभव था कि मतलब भविष्य में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। बहुत जगह पे हम लोग को इशारों में बात करना पड़ता था। कुछ चाहिए तो इशारों में, ऑटो से कहीं जाना है तो इशारों से बात करो, वहां जाना है। गूगल मैप का हर जगह मैप भी इसमें तो अभी हुआ था, दूसरे स्टेट गए थे तो नाम सेम टू सेम था, तो हम लोग दूसरे गांव में चले गए तो वहाँ अलग फेस करना पड़ा। उन लोग अलग समझ लिए, हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं उससे, इन सब था। उसके बाद कर्मा सर ने गाइड किया पूरा, किस तरह से स्टोरी में फैक्ट होना चाहिए या किस तरह स्टोरी में आंकड़ों में बात करना चाहिए। ये सब पूरी चीजों में सीखने को मिला। इससे पहले भी स्टोरियाँ की थी तो किस तरह से स्टोरी को प्रेजेंट किया जाए, इन सब चीजें जो है कर्मा सर ने बताया। तो अभी स्टोरी आएगी जल्द। आमिर जी, आपका वॉइस सुनाई दे रहा है। हाँ मैम, बोल दिया। स्टोरी के बारे में तो नहीं बता सकता वो है। अच्छा ठीक है, आपका सरप्राइज रहेगा फिर। और ऑल द बेस्ट आपको और आप सभी को, एंड really glad to have you all as the first batch of Adivasi Awaaz Media Fellows, and really excited and looking forward to your stories. And we'll soon publish their stories and videos on our website and on our YouTube as well. So please visit our website, which is by the same name, adivasilivesmatter.com, and YouTube channel as well, Adivasi Lives Matter. So if anyone wants to share, कुछ चीजों को शेयर करना है अलग से, कुछ चीज के बारे में अलग से तो शेयर कर सकते हैं। जी कमल बोलिए। हाँ, थैंक यू। और बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो सबने जो वो बोला बहुत अच्छा लगा। अपना अपना टॉपिक के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और फाइनल सुनने के बाद और भी वो आएगा पढ़ने का। और जो वीडियो थामिर भाई जो बना रहा है, मैं इसको वेट कर रहा हूँ इसका स्टोरी के बारे में और भी तो जानने के लिए और देखने के लिए। बेशक, हम सभी को सबका, आप सबको का स्टोरीज का बहुत इंतजार है। आप लोगों ने इतना मेहनत किया है और लिटरली आप लोग ने पूरा क्या बोलते हैं जान डाल दिया है कि आपने पूरा जान डाल दिया है। और फिर वही कि हाँ, अभी और वेट करते रहेंगे, जल्द से जल्द आपकी स्टोरी हम तक पहुंचे, यही इंतजार रहेगा। So thank you everyone for joining the live session, and we are ending it right here. So Johar. Thank you. Bye. Bye. Have a good night.